नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है आधा दिन पूरी खबर का और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी खूंखार नक्सली नेता हिडमा भी मारा गया है। उसकी पत्नी राजे उर्फ को भी ढेर कर दिया गया है। बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने इसकी पुष्टि की है। बस्तर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 20 साल से बस्तर में आतंक फैलाने वाला हिडमा ताड़मेटला सहित कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था, लेकिन अब माओवादी संगठन की रीढ़ टूट गई है। तो मार्च 2026 तक आपको बता दें कि नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरीके से तय है अंत की ओर, क्योंकि अब लाल आतंक है। नक्सलियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश सीमा पर आपको बता दें ये मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 6 हार्डकोर नक्सली ढेर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी हिडमा जो है वो भी इसमें ढेर हुआ है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लाल आतंक का खात्मा अब पूरी तरीके से तय है। तो अमित शाह ने तय की थी, आपको बता दें, नक्सली हिडमा की डेडलाइन 12 दिन पहले ही। आज तक आपको बता दें कि इसने 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या की है। इसका मास्टरमाइंड यही रहा है। तो देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडरों में शामिल माड़वी हिडमा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेड मिल्ली जंगल में मंगलवार सुबह हुए एनकाउंटर में मारा गया है। उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सलियों को भी ढेर कर दिया गया है। तो हिडमा पिछले 2 दशक में हुए 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। इसमें 2010 दंतेवाड़ा हमला भी शामिल है, जिसमें कई सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा 2013 में झीरम घाटी हमले, 2021 सुकमा बीजापुर हमले में भी हिडमा की भूमिका रही है। इधर छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी आपको बता दें, एराबोर थाना क्षेत्र में भी एक दूसरी मुठभेड़ हुई है। इसमें भी कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। तो हिडमा के बारे में अगर आपको बता दें तो इसका जन्म 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुआ था। वो पीपल्स लिबरेशन गुर्रिल्ला आर्मी यानी कि PLGA की एक बटालियन का कमांडर और माओवादी सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। वो बस्तर क्षेत्र से इस शीर्ष नेतृत्व में शामिल होने वाला इकलौता आदिवासी माना जाता है। तो इसका असली नाम माड़वी हिडमा है। पूर्वती गांव सुकमा छत्तीसगढ़ में इसका जन्म हुआ है। CPI माओवादी और इसका पोस्ट PLGA बटालियन एक कमांडर। क्यों ये हिट लिस्ट में था? क्योंकि छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली है। दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सलियों की कमान संभाल रहा था। NIA, CRPF, कोबरा और पुलिस के टारगेट में था। 1996 में संगठन से ये जुड़ा, तेजी से इसको प्रमोशन मिला। गुरिल्ला युद्ध, रात और पहाड़ी इलाकों में हमले का एक्सपर्ट रहा है। ये ऑटोमेटिक राइफल और IED की इसको भरपूर जानकारी रही है। 200 से 250 हथियारबंद नक्सली इसके कंट्रोल में रहे। दक्षिण बस्तर के जंगलों में मजबूत पकड़ है इसकी। स्थानीय नेटवर्क और जंगल रूट की भी पूरी जानकारी है। 2010 में कई CRPF जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड रहा है। 2013 के झीरम घाटी हमले में भी ये शामिल रहा है। ताड़मेटला और बीजापुर सुकमा जैसे हमलों में भी ये शामिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2010 में जो 76 जवानों की हत्या हुई थी, ये नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा हमला था। उस हमले का मास्टरमाइंड आपको बता दें हिडमा ही था। इसमें बसवा राजू भी शामिल रहा, जो एनकाउंटर में पहले ही मारा जा चुका है। बसवा राजू हमले के लिए बनी रणनीति की मीटिंग में शामिल हुआ था। वहीं हमले की साजिश भी रची गई थी। सूचना के आधार पर इसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक CC मेंबर जो पिछली बार बना था हिडमा, इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान, और उसमें हिडमा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कंफर्मेशन होना शेष, अभी कंफर्मेशन होना शेष है इसमें, ऐसी सूचना है। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और
राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना। एक बस्तर के लिए एक जो लाल अध्याय है वो खत्म हो चुका है और अभी भी सर ने जानकारी दी है, लेकिन हम खुद विशेष इनसे जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। सर, आज एक बस्तर के लिए जो कुख्यात नक्सली हिडमा है उसकी जो एक काला अध्याय है वो सुरक्षा वालों ने आज उसको ढेर कर दिया है। कितनी उपलब्धि मानते हैं और क्या कहेंगे सर? आज दिनांक 18 नवंबर नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से काफी एक निर्णायक दिन रहा। इस दिनांक को आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती अल्लूरी सीताराम निर्णायक बढ़त के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इस मुठभेड़ में माड़ी हिडमा के अलावा उनके पत्नी राजे, जो वर्तमान में दंडकरण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर भी है, और 6 और माओवादी टोटल 4 माओवादी टोटल 6 माओवादी कैडेट डेड बॉडी आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा मुठभेड़ के पश्चात बरामद की गई। जैसा आज की मुठभेड़ के परिणाम काफी एक निर्णायक है। जो नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त जो बस्तर का जो संकल्प है, उसी दिशा में 18 नवंबर 2025 काफी एक निर्णायक दिन के रूप में हम देख सकते हैं। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद रहे बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने तमाम विस्तृत हमें जानकारी दी है और उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी भी जो शीर्ष जो नेता है वो पुलिस के राडार में है, चाहे वो पाताल में हो, चाहे वो आसमान में हो, चाहे कहीं भी हो, वो उन्हें ढूंढ निकालकर उन्हें मार गिराएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज का जो एक निर्णायक दिन था, आज एक निर्णायक समय रहा जो पुलिस बलों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत ही उपलब्धि का दिन माना जाएगा। और दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने बताया कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट हमले की योजना बनाई थी। ये प्लान 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल हमले की तर्ज पर बनाई गई थी। जांच में आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी के साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया गया। इसी बीच ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर आतंकवाद के लिए समर्थन जताता है और आत्मघाती हमलों की वकालत करता है। वीडियो अंग्रेजी में है, जिसमें वो खुद को फिदियानी हमलों के लिए तैयार दिखाता है। मामले में लगातार एक्शन भी जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के बीच ईडी ने मंगलवार सुबह अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। तो एक्शन में ईडी है, 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थाओं के ठिकानों One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। सत्र वंदे मातरम और राजगीत के साथ शुरू हुआ। इस सत्र में छत्तीसगढ़ की 25 साल की संसदीय यात्रा को याद किया जा रहा है। सबसे पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य विधानसभा की 25 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा करना है। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपने अनुभव, संसदीय स्मृतियां और विधानसभा से जुड़े प्रसंग साझा कर रहे हैं। विशेष सत्र को संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। इस सत्र में प्रस्ताव लाया गया है कि आगामी शीतकालीन सत्र नए भवन में होगा। मौजूदा भवन में ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का अंतिम सत्र है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र एक दिवसीय छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा है। सभी विधायक साझा कर रहे हैं अनुभव और संसदीय यादें। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है, कांग्रेस ने सड़क को लेकर सचिन तेंदुलकर को लिखा पत्र। सचिन तेंदुलकर के नाम पर बनी सड़क की हालत खराब।
और जो पत्र लिखा है उसमें लिखा गया है कि आपके नाम से बनाई गई सड़क की स्थिति खराब है। कांग्रेस ने सड़क के लिए सचिन से मांगी है आर्थिक सहायता। सचिन ने ग्वालियर में डबल सेंचुरी लगाकर बनाया था इतिहास। यादगार स्वरूप सरकार ने उनके नाम पर कर दी थी एक सड़क में बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए, लेकिन अब मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उनको पत्र लिखा गया है कांग्रेस ने सड़क को लेकर। सचिन तेंदुलकर को आपको बता दें ये पत्र लिखा है सचिन तेंदुलकर के नाम पर बनी सड़क की हालत क्योंकि खराब है, और पत्र में लिखा है कि आपके नाम से बनाई गई सड़क की स्थिति अब खराब है। कांग्रेस ने सड़क के लिए सचिन से आर्थिक सहायता भी मांगी है। अगली खबर अब राजधानी भोपाल से, जहां आपको बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन है आज और सरकारी बंगले पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं। पूर्व सांसद नकुल नाथ भी इस मौके पर मौजूद है और बड़ी संख्या में लोग जो है कार्यकर्ता जो है बंगले पर आ रहे हैं और पुष्प गुच्छ देकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। पूर्व सांसद नकुल नाथ भी इस जन्मदिन के कार्यक्रम में मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले उनसे मिल रहे हैं और जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। और श्योपुर से बड़ी खबर है, 11 दिनों से धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक धरने के बाद अब भूख हड़ताल पर बैठे। खराब फसल को लेकर किसानों को मुआवजा देने की मांग। वही मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। विधायक ने कहा है कि मुआवजा जब तक नहीं मिलता तब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। तो खराब फसल को लेकर किसानों के मुआवजे की मांग है। मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा, विधायक का कहना है। कांग्रेस विधायक का 11 दिनों से धरने पर बैठे हैं ये विधायक। धरने के बाद अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मेरा 11वां दिन का ही धरना है और अभी तक प्रशासक और सरकार बिल्कुल मौन है, कोई बात करने में तैयार नहीं है। सर्वे कलेक्टर ने माना है कि मैं मान रहा हूं कि 50% से ज़्यादा नुकसान है। जब कलेक्टर ने माना है, पटवारियों ने अपना सर्वे पूरा दे दिया है, फिर भी प्रस्ताव को रोक रखा है। तो इसका कारण क्या? ये किसान विरोधी सरकार है, किसान भ्रष्ट सरकार है। इसलिए मैं आज 18 नवंबर को भूख हड़ताल बैठ रहा हूँ। जब तक किसानों का मुआवजा, बिजली, केसीसी, लाइट इन पे राहत नहीं मिलेगी, जब तक मेरा भूख हड़ताल जारी रहेगा। और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं राजधानी रायपुर से। बड़ी खबर है, खरोरा के मोजो मशरूम फैक्ट्री में छापा। फैक्ट्री में काम करते मिले नाबालिग सोमवार को 68 बालिकाओं और 41 बालकों का रेस्क्यू किया गया था। तो वहीं महिला बाल विकास विभाग ने ये रेस्क्यू किया था। सभी नाबालिगों को बाल गृह में रखा गया है। 4 महीने में दूसरी बार नाबालिगों का ये रेस्क्यू हुआ है। तो 4 महीने में दूसरी बार उसी फैक्ट्री से नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया है। खरोरा के मोजो मशरूम फैक्ट्री में छापा है। आपको बता दें कि अब से कुछ महीने पहले भी इस फैक्ट्री में छापा पड़ा था, जहां आपको बता दें कि नाबालिग काम करते हुए पाए गए थे। उस वक्त भी उन नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया था और अब एक बार फिर से छापा मारा है महिला बाल विकास ने, जहां से नाबालिगों को बाल गृह में रखा गया है। इधर बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम की चर्चा हर राज्य में हो रही है। अब बिहार में सरकार गठन की तैयारी चल रही है। इन सब के बीच यहां से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर बिहार के नतीजों को लेकर एक परिवार में ऐसी झड़प हुई कि खून खराबा मच गया। बात हो रही है मध्य प्रदेश के गुना जिले की। घटना कैंट थाना क्षेत्र की पुलिस लाइन के निर्माणाधीन परिसर की है, जहां बिहार के शिवहर जिले से मजदूरी करने आए शंकर मांझी अपने 2 परिचितों राजेश मांझी और तूफानी मांझी के साथ ठहरा हुआ था। शंकर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का समर्थक था, जबकि उसके दोनों मामा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विचारधारा का समर्थन करते थे। सभी ने साथ शराब पी और नशे में राजनीति की बातचीत धीरे धीरे आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। दोनों पक्ष एक दूसरे को उकसाते रहे और मामला गाली गलौज तक पहुंच गया, जिससे स्थिति इस हद तक बिगड़ गई कि राजेश और तूफानी के गुस्से में शंकर पर हमला कर दिया। दोनों मामाओं ने मिलकर शंकर को पास की कीचड़ भरी मिट्टी में घसीटा और उसका मुंह पानी और कीचड़ में दबा दिया।
उन्होंने तब तक ऐसा किया जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई। तो सियासी बहस ने जान ले ली है। आपको बता दें, बिहार चुनाव के नतीजों पर विवाद में हत्या। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा में 4 करोड़ 41 लाख की लागत से बनने वाली 250 सीट क्षमता वाले नालंदा लाइब्रेरी का भूमि पूजन किया। इस लाइब्रेरी को 1.5 एकड़ भूमि पर आधुनिक सुविधाओं और डिजिटल संसाधनों के साथ विकसित किया जाएगा। लाइब्रेरी में 250 सीट वाला एयर कंडीशनर स्टडी हॉल होगा। बेसमेंट में 100 सीट रीडिंग हॉल, कंप्यूटर और लाइब्रेरी कार्यालय और लिफ्ट सहित जरूरी कमरे भी बनेंगे। फर्स्ट फ्लोर पर 150 सीट रीडिंग हॉल, लेक्चरर रूम और ई लॉबी की व्यवस्था होगी। ये लाइब्रेरी जिले के युवाओं और अध्ययनरत परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ा केंद्र बनेगी। और इंदौर से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जर्जर मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। दौलतगंज में हटाया गया है जर्जर मकान गिरने से 4 लोगों की पिछले दिनों हुई थी मौत। तो इंदौर की ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर के जरिए मकानों को गिराया जा रहा है। दौलतगंज में जर्जर मकान थे और इससे हादसा हो चुका है। जर्जर मकान गिरने से 4 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अब पुलिस प्रशासन की टीम, निगम की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और बुलडोजर के जरिए जर्जर मकानों को गिराया गया है। और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। धान, गेहूं समेत मोटे अनाज के उपार्जन में फर्जीवाड़ा करने वाली सोसाइटियों होंगी ब्लैकलिस्ट। नागरिक आपूर्ति निगम तैयारी करेगा। सोसाइटियों की कुंडली। जबलपुर में धान और गेहूं खरीदी के दौरान हुए फर्जीवाड़े। सोसाइटी और स्व सहायता समूह का ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। अपने ही रिश्तेदारों को सोसाइटियों का पदाधिकारी बनाया गया है। तो अपने ही रिश्तेदारों को सोसाइटियों का पदाधिकारी बना दिया गया है। धान, गेहूं समेत मोटे अनाज के उपार्जन में फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। फर्जीवाड़ा करने वाली सोसाइटियां लेकिन अब ब्लैकलिस्ट होगी। नागरिक आपूर्ति निगम तैयार कर रहा है सोसाइटियों की कुंडली। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट की जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने उनके खिलाफ मानहानि के प्रकरण में एमपीएमएलए कोर्ट भोपाल द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने अनावेदक को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 8 दिसंबर निर्धारित की है। गौरतलब है कि नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक ने भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। इसके कारण आकाश विजयवर्गीय ने साल 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसकी सुनवाई 1 मई 2021 से सुनवाई भोपाल की एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है। पेशी पर लगातार उपस्थित नहीं होने के कारण एमपीएमएलए कोर्ट ने अभिषेक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इधर अभिषेक बनर्जी ने इस गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में लोकपाल नियुक्ति के विज्ञापन में अधिवक्ताओं को आमंत्रित न करने पर हाईकोर्ट ने शासन और आयोग को नोटिस जारी किया है। बता दें कि टीकमगढ़ निवासी अधिवक्ता कृष्णकांत खरे ने मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी के लिए लोकपाल नियुक्ति के संबंध में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के 9 सितंबर 2025 को जारी विज्ञापन को चुनौती दी है। मामले में कहा है कि विज्ञापन में लीगल अफेयर्स के तहत जिला न्यायाधीश के पद पर कार्य करने की 2 साल के अनुभव अनिवार्यता की गई है, जो कि अवैध है। क्योंकि लीगल अफेयर्स के अंतर्गत अधिवक्ता भी आते हैं। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और आयोग को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। याचिका में ये मांग की गई थी, एक्चुअल में जो विद्युत वितरण कंपनियों के जो लोकपाल होते हैं उसकी नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा विज्ञापन निकाला गया है और विज्ञापन में जो लीगल अफेयर्स के तहत जो शर्त लगाई गई है उसमें शर्त ये रखी गई है कि जो व्यक्ति लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति करे योग्य वही होगा जो कम से कम 2 साल तक जिला न्यायाधीश के पद पर कार्य करता रहो, अर्थात 2 साल का न्यायाधीश के पद का अनुभव हो। इधर शाहजहांपुर में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सोमवार सुबह शहर के टंकी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। इसके साथ ही टंकी चौराहे पर बेरछा रोड के खाद वितरण केंद्र के स्टाफ से धक्का मुक्की भी की गई। काफी देर हंगामे की स्थिति बनी रही।
मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और नायब तहसीलदार पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस की मौजूदगी में दोबारा खाद वितरण शुरू हुआ। इसी दौरान किसानों की नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने खाद नहीं मिलने की परेशानी बयां करते हुए जमकर खरी खोटी भी सुनाई। किसानों का कहना है कि जब पर्याप्त खाद है तो किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। किसान ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टोकन के माध्यम से खाद वितरण व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। पूरे मामले पर नायब तहसीलदार ने कहा कि जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कई बार सर्वर डाउन होने के चलते परेशानी आती है। 5 दिन से परेशान हो रहे हैं, साइट नहीं चलती है, आज वो नहीं है, परेशान करते हम घर पाना करेगा यहाँ बोल क्या रहा है अधिकारी, क्या बोल रहा है? बोल रहे साइट नहीं चल रही है, 3 दिन से आज बंद है, आज खाद नहीं है। अभी टंकी चौराहे पे कुछ किसानों के द्वारा जो है वो वहाँ पे रोड को रोका गया था और जब हमारे द्वारा वहाँ पे जाके उनसे चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 3-4 दिन से खाद के पोर्टल ना चलने के कारण खाद ना मिलने की समस्या आ रही है। तो उसके संबंध में हमारे द्वारा जो विपणन अधिकारी हैं उनको बुलाकर समक्ष में उक्त के संबंध में निराकरण किया गया है और पीओएस मशीन के माध्यम से 3 अलग अलग वितरण केंद्रों पर पीओएस मशीन लगाई गई है और उनके स्टॉक चढ़ा के जो है वो किसानों को खाद वितरण की व्यवस्था जो है वो की गई है। और फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आई न्यूज़ के साथ।